प्रिय विद्यार्थियों, मूक्स के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से संचालित शोध प्रविधि एवं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम में 5वें सप्ताह के चौथे व्याख्यान यानी व्याख्यान संख्या 24 में मैं डॉक्टर गुलाम फरीद साबरी, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले व्याख्यान में हमने प्रबंध लेखन की प्रक्रिया के विविध चरण, सामान्य परिचय विषय पर विस्तार से बातचीत की और जाना कि शोध प्रबंध लिखते समय हमें किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है। आज 24वें व्याख्यान के रूप में सामग्री का विभाजन, अध्याय, उपशीर्षक और अनुपात विषय के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। सामग्री का विभाजन, अध्याय, उपशीर्षक और अनुपात विषय के अध्ययन के बाद आप मुख्य अध्याय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। मुख्य विषय के साथ उप शीर्षकों के बारे में जान सकेंगे और सामग्री के अनुपात के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सामग्री का विभाजन। किसी भी गहन शोध कार्य, चाहे वह एक संक्षिप्त शोध पत्र हो या एक विस्तृत शोध प्रबंध, उसकी सफलता उसकी संरचना की मजबूती पर निर्भर करती है। शोध कार्य की संरचना को एक ऐसे सुनियोजित यात्रा के नक्शे या रोड मैप की तरह समझा जा सकता है। यह केवल एक औपचारिक आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक आवश्यक उपकरण है जो न केवल शोधकर्ता को अपने विचारों और संकलित डेटा को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करने में मदद करता है, बल्कि पाठक को भी शोध की दिशा, तर्क और निष्कर्षों को आसानी से समझने में सहायता प्रदान करता है। एक सुव्यवस्थित संरचना शोध की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता को बढ़ाती है और यह सुनिश्चित करती है कि शोध के उद्देश्य स्पष्ट रूप से प्राप्त हों। शोध की संरचना का महत्व इसके तार्किक प्रवाह में निहित है। एक अस्पष्ट या अव्यवस्थित संरचना पाठक में रुचि पैदा करने में विफल हो सकती है और शोध के तर्क को धूमिल कर सकती है। इसके विपरीत एक स्पष्ट रूपरेखा शोध के पीछे के तार्किक क्रम को दर्शाती है, जिससे पाठक के लिए निष्कर्षों को समझना और उन पर विश्वास करना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि शोध कार्य प्रणाली का स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया गया है, तो प्राप्त परिणाम विश्वसनीय नहीं लगेंगे, चाहे वे कितने भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो। यह इस बात पर बल देता है कि संरचना का प्रत्येक अनुभाग एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है और एक दूसरे की वैधता को प्रमाणित करता है। शोध प्रबंध की विस्तृत संरचना क्या होती है, अध्यायों का क्रमबद्ध विवरण कैसे होता है, इस पर बात करते हैं। एक शोध प्रबंध या थीसिस, जिसे एक पुस्तक के रूप में भी परिभाषित किया जाता है, एक व्यक्ति के विद्वतापूर्ण योगदान को प्रस्तुत करने और उसका समर्थन करने का उद्देश्य रखता है। इसकी संरचना अधिक विस्तृत होती है क्योंकि इसका उद्देश्य केवल एक निष्कर्ष प्रस्तुत करना नहीं है, बल्कि शोधार्थी की
विषय पर गहन समझ और विद्वतापूर्ण यात्रा का प्रदर्शन करना है। शोध प्रबंध को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला भाग कहलाता है प्राथमिक भाग। इसमें वे पृष्ठ शामिल होते हैं जो मुख्य पाठ से पहले आते हैं, यानी इसमें मुख्य पृष्ठ, जिसमें शीर्षक, शोधार्थी का नाम, पर्यवेक्षक का नाम और संस्थान का नाम होता है। उसके बाद घोषणा पत्र, प्रमाण पत्र, समर्पण, कृतज्ञता ज्ञापन और सारांश, जो आमतौर पर 250-300 शब्दों का होता है और पूरे शोध कार्य का संक्षिप्त सार प्रस्तुत करता है। ये शामिल होते हैं। इसके बाद आता है आपका मुख्य भाग। यह शोध प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसमें आमतौर पर 5 से 7 अध्याय होते हैं। इन अध्यायों का क्रम शोध के तर्क को दर्शाता है। उदाहरण के लिए पहला अध्याय, जिसमें आपका परिचय होगा, यानी शोध समस्या और उसका उद्देश्य। दूसरा अध्याय, जिसमें आपकी साहित्यिक समीक्षा होगी, यानी पिछले अध्ययनों का विवरण भी होगा। अध्याय 3, जिसमें कार्यप्रणाली होगी, यानी शोध डिज़ाइन और डेटा। चौथा अध्याय, जिसमें आपके परिणाम और विश्लेषण, यानी डेटा का प्रस्तुतिकरण। और 5वां अध्याय होगा आपका निष्कर्ष और संस्तुतियाँ, यानी मुख्य खोजों का सारांश। इसके बाद आता है आपका सहायक खंड। ये मुख्य पाठ के बाद आते हैं और इसमें संदर्भ सूची, ग्रंथ सूची और परिशिष्ट शामिल होते हैं। परिशिष्ट में सहायक सामग्री जैसे कि प्रश्नावली, साक्षात्कार, प्रतिलेख आदि शामिल होते हैं। एक शोध प्रबंध में साहित्य समीक्षा और कार्यप्रणाली के लिए अलग अलग अध्याय यह दर्शाते हैं कि शोधार्थी ने मौजूदा ज्ञान के भंडार का गहन मूल्यांकन किया है और एक कठोर पारदर्शी शोध प्रक्रिया का पालन किया है। यह विस्तार पाठक को शोधार्थी की विशेषज्ञता पर विश्वास करने का आधार देता है। इसके बाद हम अध्यायों और उपशीर्षकों का गहन विश्लेषण करते हैं। प्रत्येक अध्याय का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, जिसे प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए उचित उपशीर्षकों का उपयोग करना आवश्यक है। ये उपशीर्षक शोध के तर्क को व्यवस्थित और सुसंगत बनाए रखते हैं। अब बात करेंगे हम अध्याय परिचय की। परिचय एक शोध के लिए एक पिच की तरह काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य पाठक का ध्यान आकर्षित करना, शोध प्रश्न का परिचय देना और उसके महत्व को समझाना है। एक शोध प्रबंध में यह अध्याय शोध की पृष्ठभूमि, समस्या, कथन, शोध प्रश्न, उद्देश्य, परिकल्पना और अध्ययन के दायरे को स्थापित करता है। यह लघु शोध पत्र में परिचय संक्षिप्त होता है, जबकि एक शोध प्रबंध में यह एक विस्तृत अध्याय हो जाता है। यह एक सूक्ष्म अंतर है। शोध पत्र का परिचय पाठक को सीधे शोध में खींचने का प्रयास करता है, जबकि शोध प्रबंध का परिचय एक व्यापक क्षेत्र स्थापित करता है जो शोधार्थी की विषय पर गहरी पकड़ को दर्शाता है। फिर साहित्य समीक्षा होती है। साहित्य समीक्षा केवल एक सूची नहीं है, बल्कि एक आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक तर्क है।
जो शोध के औचित्य को स्थापित करता है। इसका उद्देश्य मौजूदा ज्ञान का प्रदर्शन करना, मौजूदा साहित्य में अंतरालों की पहचान करना और शोध के लिए एक सैद्धांतिक आधार प्रदान करना है। यह खंड पिछले अध्ययनों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करता है, प्रमुख सिद्धांतों और मॉडलों की पहचान करता है और यह दिखाता है कि आपका शोध इस ज्ञान के भंडार में कैसे योगदान देगा। केवल यह बताना पर्याप्त नहीं है कि इस विषय पर यह शोध हुआ है। एक प्रभावी समीक्षा यह दर्शाती है कि यह शोध हुआ, लेकिन इसमें यह कमी थी, ज्ञान में एक अंतराल, और इसलिए मेरे शोध की आवश्यकता है। यह एक कारण प्रभाव संबंध स्थापित करता है जो शोध को अनावश्यक प्रयासों की पुनरावृत्ति से बचाता है और उसे मूल्यवान बनाता है। इसके बाद आती है आपकी कार्यप्रणाली, मेथोडोलॉजी। कार्यप्रणाली शोध की विश्वसनीयता का हृदय है। इस अध्याय का उद्देश्य पाठक को यह समझाना है कि शोध कैसे किया गया ताकि वे अध्ययन को दोहरा सकें। इसमें शोध डिज़ाइन, प्रतिदर्श यानी सैंपल का चयन, डेटा संग्रह के उपकरण और प्रक्रियाएं और डेटा विश्लेषण की विधियां शामिल होती हैं। यह खंड शोध के ब्लैक बॉक्स को खोलता है। यदि पाठक को यह नहीं पता कि डेटा कैसे एकत्रित किया गया या उसका विश्लेषण कैसे किया गया, तो वे परिणामों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए कार्यप्रणाली का विस्तृत और स्पष्ट विवरण देना आवश्यक है। यह शोधकर्ता की ईमानदारी को भी दर्शाता है कि वह अपनी प्रक्रिया में कोई कमी छिपा नहीं रहा है। फिर आते हैं परिणाम और चर्चा। यह अध्याय 2 भागों में विभाजित हो सकता है। पहले भाग में परिणामों को वस्तुनिष्ठ रूप से प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें डेटा को सारणी, ग्राफ और चार्ट का उपयोग करके प्रदर्शित किया जाता है। दूसरे भाग में शोध के निष्कर्षों का व्यापक अर्थ और प्रभाव बताया जाता है। यहाँ परिणामों की व्याख्या की जाती है, उन्हें साहित्य समीक्षा से जोड़ा जाता है और उनके सैद्धांतिक या व्यावहारिक निहितार्थों पर प्रकाश डाला जाता है। एक शोध प्रबंध में इन 2 भागों को अक्सर अलग अलग अध्याय बनाया जा सकता है। परिणाम अध्याय में केवल डेटा की तथ्यात्मक प्रस्तुति होती है। चर्चा अध्याय में शोधार्थी को परिणामों की व्याख्या करने, उनके महत्व को समझाने और उन्हें व्यापक ज्ञान के संदर्भ में रखने का अवसर मिलता है। यह अलगाव शोधार्थी को अपने विश्लेषण और व्याख्यात्मक कौशल को अधिक गहराई से प्रदर्शित करने की अनुमति देता है। उसके बाद निष्कर्ष और संस्तुतियाँ होती हैं। निष्कर्ष केवल शोध को समाप्त नहीं करता, बल्कि एक नए बौद्धिक चक्र की शुरुआत करता है। इस खंड का उद्देश्य शोध के मुख्य निष्कर्षों का संक्षेप में सारांश देना और भविष्य के शोध के लिए दिशाएं या व्यवहारिक सुझाव देना है। इसमें मुख्य निष्कर्षों का पुनर्कथन, शोध के योगदान का सारांश, शोध की सीमाएं और आगे के शोध के लिए संस्तुतियां शामिल होती हैं। इस खंड में शोधार्थी को अपने काम की कमियों को
उजागर करने में संकोच नहीं करना चाहिए। यह न केवल ईमानदारी को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि शोधकर्ता अपनी सीमा से अवगत है और क्षेत्र के ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए एक रास्ता सुझा रहा है। शोध के प्रकार और विषय के अनुसार उनकी संरचना में भिन्नता होती है। शोध की संरचना केवल अकादमिक नियमों पर आधारित नहीं होती, बल्कि यह शोध की प्रकृति और विषय क्षेत्र पर भी निर्भर करती है। कैसे? जैसे गुणात्मक बनाम मात्रात्मक शोध में संरचना, यानी गुणात्मक और मात्रात्मक शोध का मूलभूत अंतर उनके द्वारा एकत्र किए गए डेटा के प्रकार पर आधारित है। मात्रात्मक शोध संख्यात्मक डेटा पर केंद्रित होता है, जबकि गुणात्मक शोध शब्दों, अनुभवों और अर्थों पर केंद्रित होता है। यह अंतर न केवल डेटा के स्वरूप को निर्धारित करता है, बल्कि शोध के उद्देश्य और अंततः रिपोर्ट की संरचना को भी निर्धारित करता है। मात्रात्मक शोध निर्णायक होता है और इसका उद्देश्य कारण प्रभाव संबंध स्थापित करना होता है। इसलिए इसकी संरचना रैखिक और कठोर होती है, जो IMRAD प्रारूप का पालन करती है। इसके विपरीत गुणात्मक शोध खोजपूर्ण होता है और इसका उद्देश्य गहरी समझ प्राप्त करना होता है। इसलिए इसकी संरचना अधिक लचीली हो सकती है, जिसमें डेटा और विश्लेषण के अध्याय विषय या कथा के आधार पर संरचित होते हैं, न कि केवल संख्यात्मक निष्कर्षों के आधार पर। यह मौलिक अंतर शोध की प्रकृति को भी दर्शाता है। मानविकी बनाम विज्ञान शोध प्रबंध की संरचना। विषय क्षेत्र संरचना को प्रभावित करता है, क्योंकि यह शोध के मूलभूत दर्शन और प्रश्नों को दर्शाता है। विज्ञान में लक्ष्य अक्सर किसी परिकल्पना का परीक्षण करना होता है, जिसके लिए एक रैखिक प्रारूप आदर्श है। मानविकी और सामाजिक विज्ञानों में लक्ष्य अक्सर किसी विषय की जटिलता को समझना या किसी मौजूदा सिद्धांत की आलोचना करना होता है। इस संदर्भ में एक अधिक वर्णनात्मक या कथात्मक संरचना हो सकती है। अध्याय अक्सर विषयगत होते हैं, जो तर्क के विकास का अनुसरण करते हैं। यह अंतर दर्शाता है कि एक मानक संरचना सभी के लिए उपयुक्त नहीं है और शोधकर्ता को अपने विषय क्षेत्र की परंपराओं को समझना चाहिए। अब बात करते हैं अध्यायों के बीच आदर्श अनुपात और लंबाई की। शोध कार्य की लंबाई और प्रत्येक अध्याय का आनुपातिक विभाजन विश्वविद्यालय की विशिष्ट आवश्यकताओं पर भी निर्भर करता है। फिर भी कुछ सामान्य दिशा निर्देश उपलब्ध हैं, जिनके आधार पर कार्य किया जा सकता है। कुल लंबाई के लिए दिशा निर्देश जहाँ तक बात है, तो मानक दिशा निर्देशों के अनुसार शोध प्रबंध यानी PhD थीसिस की जो लंबाई है वो 150 से 300 पृष्ठों के बीच होनी चाहिए। और जहाँ तक शोध प्रस्ताव यानी सिनॉप्सिस की बात है, यह एक संक्षिप्त दस्तावेज होता है जिसकी लंबाई आमतौर पर 8-10 पृष्ठ या 10-15 पृष्ठों के बीच होती है। अब हम बात करते हैं प्रत्येक अध्याय के लिए आनुपातिक विभाजन की।
एक शोध प्रबंध में कोई भी अध्याय बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। अध्यायों का अनुपात एक सूक्ष्म संतुलन है जो शोध के तर्क को प्रतिबिंबित करता है। उदाहरण के लिए, यदि कार्यप्रणाली अध्याय बहुत छोटा है तो यह दर्शाता है कि शोध की प्रक्रिया को पर्याप्त रूप से नहीं समझा गया है। यदि परिणाम अध्याय बहुत बड़ा है तो यह सुझाव दे सकता है कि डेटा का विश्लेषण और व्याख्या पर्याप्त रूप से नहीं की गई है, और यह अनुपात शोध की गुणवत्ता का एक अप्रत्यक्ष संकेतक है। शोध प्रस्ताव में प्रस्तावना पूरे प्रस्ताव का लगभग आधा हिस्सा हो सकती है। परिशिष्ट, जिसमें सहायक सामग्री होती है, कुल पृष्ठों की संख्या का 10 से 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो शोध प्रबंध अध्यायों का जो अनुमानित आनुपातिक विभाजन है वो कुछ इस प्रकार है। प्राथमिक भाग यानी कि मुख्य पृष्ठ, सार आदि 5 से 10%। पहला अध्याय यानी परिचय 10 से 15%। दूसरा अध्याय जिसमें आपकी साहित्य समीक्षा होनी है 15 से 25%। तीसरा अध्याय जिसमें कार्यप्रणाली आएगी वो आपका 10 से 15%। चौथा अध्याय जिसमें परिणाम और विश्लेषण होना है 20 से 30%। पांचवा अध्याय जिसमें निष्कर्ष और संस्तुतियां आप देंगे 10 से 15%। और बाद में सहायक खंड, संदर्भ और परिशिष्ट जो आपका 10 से 15% के बीच हो सकता है। जहाँ तक सारांश और मुख्य संस्तुतियों की बात है, यह रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि एक प्रभावी संरचना शोध को सफल बनाने का एक अनिवार्य घटक है। यह एक रोडमैप प्रदान करता है जो शोधकर्ता को संगठित रखता है और पाठक को तर्क को समझने में मदद करता है। शोध की प्रकृति और विषय क्षेत्र के आधार पर संरचना में विविधता आवश्यक है। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि शोधकर्ता अपने विश्वविद्यालय के विशिष्ट दिशा निर्देशों का हमेशा पालन करें। अपनी शोध समस्या को परिभाषित करने के तुरंत बाद अपनी रूपरेखा यानी आउटलाइन तैयार करें, क्योंकि यह आपके काम के लिए एक रोड मैप के रूप में कार्य करती है। उपशीर्षकों का बुद्धिमानी से उपयोग करें ताकि आपका तर्क स्पष्ट और सुसंगत हो। याद रखें कि संरचना शोध की प्रकृति, गुणात्मक बनाम मात्रात्मक, और विषय क्षेत्र, मानविकी बनाम विज्ञान के आधार पर बदलती है और अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार इसे आप अनुकूलित करें। मुझे आशा है कि सामग्री के विभाजन में अध्याय, उपशीर्षक और अनुपात को आप भली भांति समझ गए होंगे, जो आपके शोध कार्य को निश्चित रूप से सरल बनाएगा। तो आज के व्याख्यान को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।